गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की टेक्निक। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की जो टेक्निक है, जो अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक है, उसके हमने लाभों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सीमाओं के बारे में, हानियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी सीमाएं हैं? अगर अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक को अपनाया जाता है तो अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक को अपनाने से कौन कौन सी हानियां एक संगठन को उठानी पड़ सकती है, उन हानियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी हानि है तो देखेंगे आप। अपवाद द्वारा प्रबंध की सीमाएं। अपवाद द्वारा प्रबंध की जो मुख्य महत्वपूर्ण सीमाएं हैं वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु क्या कहता है? यह संगठन व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को बढ़ाती है। मतलब ये कहना चाह रहा है, यह संगठन में व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को बढ़ावा देती है। यह संगठन में व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार को बढ़ावा देने का कार्य करती है कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत, या इसका तात्पर्य ये हुआ व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है और व्यक्तिवाद को महत्व देना ठीक नहीं है। किसी एक व्यक्ति के विचार को बढ़ावा देना, किसी एक समस्या की तरफ ध्यान केंद्रित करना, इससे तो क्या होगा कि सभी समस्याओं की तरफ ध्यान देने की जो प्रबंध की जिम्मेदारी है उससे वो मुंह फेर रहा है और सभी समस्याओं की तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाद को, किसी व्यक्ति के विचार को बढ़ावा देने का कार्य इसमें किया जाता है, जो ठीक नहीं है, जो आगे चल करके मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। सेकंड नंबर पॉइंट है, यह प्राय अविश्वसनीय समूहों पर आधारित रहती है। किसके ऊपर? यह प्राय अविश्वसनीय जो समंक है उनके ऊपर आधारित रहती है। यह प्राय अविश्वसनीय समंकों पर आधारित रहती है। इसका तात्पर्य हमने लाभों में पढ़ा था कि समंकों पर आधारित होती है। हानियों में हम पढ़ रहे हैं कि समंक जो है वो कैसे रहते हैं, वो अविश्वसनीय रहते हैं। अब इसमें परेशानी या समस्या क्या है कि जो समंक है उनमें अविश्वसनीयता पाई जाती है। जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो अविश्वसनीय होते हैं और उन समंकों और उन डेटा और उन सूचना और तथ्यों के आधार पर आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तीसरा बिंदु कहता है, यह व्यापक अवलोकन एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकता रखती है जो कि संभव नहीं है। यह व्यापक अवलोकन और रिपोर्टिंग की क्या रखती है? आवश्यकता रखती है, जो कि संभव नहीं है। जो व्यापक अवलोकन है, जो व्यापक रिपोर्टिंग है, उसकी आवश्यकता इसमें होती है। व्यापक रूप से अवलोकन करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हमने व्यापक रूप से अवलोकन ही किया तो अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक कैसे बनेगी? अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक तो सभी चीजों को छोड़ती है, कुछ महत्वपूर्ण और अति जटिल की तरफ ध्यान देती है। आपने व्यापक ही अवलोकन किया तो अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक थोड़ी ना रह गई, वो तो विस्तृत कार्य योजना हो गई। अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक में आप व्यापक अवलोकन कर ही नहीं सकते। अगला बिंदु कहता है, चौथा, यह कागजी कार्रवाई को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? यह कागजी कार्रवाई को बढ़ाती है। इसमें डॉक्यूमेंट्री वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कागजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आगे है, यह व्यावसायिक मामलों में अक्सर एक अस्वाभाविक स्थिरता को मानकर चलती है, जबकि ऐसी स्थिरता देखने में नहीं आती। यह व्यावसायिक मामलों में अक्सर एक अस्वाभाविक स्थिरता को मानकर चलती है, जबकि ऐसी स्थिरता देखने में नहीं आती, क्योंकि व्यावसायिक मामले और जो व्यावसायिक पर्यावरण है वो कभी भी स्थिर नहीं होते।
जो व्यावसायिक मामले हैं, जो व्यावसायिक पर्यावरण है, वो कभी भी स्थिर नहीं होते, स्थिर थोड़ी ना होते, वो तो अस्थिर प्रकृति के तो होते हैं, तो उसमें ऐसी स्थिरता देखने में नहीं आती है। अगला बिंदु कहता है छठा, यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में, यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में यह मानकर चलती है कि सब कुछ कार्य ठीक तरह से हो रहा है, लेकिन ऐसा मानना संगठन के लिए हानिकारक और घातक हो सकता है, क्योंकि अपवाद न रहने की स्थिति में आप ये मान लें कि सब कुछ ठीक है, वो सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि अपवाद नहीं है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में यह कार्य, सब कुछ कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है मानकर चलती है। इससे प्रबंध को झूठी सुरक्षा मिलती है। इससे प्रबंध को क्या मिलती है? इससे प्रबंध को झूठी सुरक्षा मिलती है। 7वां बिंदु कहता है, अगला बिंदु कहता है, यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि की माप ठीक तरह से नहीं करती है। यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि की माप ठीक तरह से नहीं करती है। तो यह प्रणाली जो है मानवीय व्यवहारों के ऊपर, मानवीय जो व्यवहार है उनके मानवीय व्यवहारों को मापना के ऊपर सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि मानवीय व्यवहारों को मापने जैसे कार्य ठीक सही तरह से मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो जब सही तरीके से मानवीय व्यवहारों का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उनके बारे में विश्लेषण हो नहीं पाएगा। तो अगला 7वां बिंदु, 7वीं हानि क्या कहता है कि यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे सबसे ज्यादा अति जटिल घटक है और उसका नाम है मानवीय व्यवहार आदि की माप ठीक तरह से नहीं करती है। मानवीय व्यवहार आदि की माप ठीक तरह से नहीं करती है। और जब मानवीय व्यवहार इत्यादि की माप भी आप ढंग से नहीं करोगे तो प्रणाली सफल होगी कैसे? प्रणाली तो अपना आप ही फेल हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये कुछ इसकी हानियां हैं जो आप देख रहे हैं। तो अपवाद द्वारा प्रबंध की जो सीमाएं या हानियां हैं आपने पढ़ ली, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी हानियां हैं। जैसे पहली आपने पढ़ी कि व्यक्तिगत विचार को, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। दूसरा, अविश्वसनीय समंकों पर आधारित होती है। तीसरी, व्यापक रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है जो संभव नहीं है। चौथा, कागजी कार्रवाई को बढ़ावा देती है। पांचवा, अस्वाभाविक स्थिरता को मानकर चलती है जो संगठन में स्थिरता पाई नहीं जाती है, क्योंकि वातावरण बार बार परिवर्तित होता रहता है। सबसे बड़ी हानि ये मानकर चलती है कि हमने अगर अपवाद नहीं देखे तो सब कुछ ठीक है और समस्या नहीं है, जबकि अपवाद नहीं होने पर भी समस्याएं हो सकती हैं आंतरिक रूप से। और लास्ट बिंदु ये कहता है कि मानवीय व्यवहार जैसे घटकों को ये ढंग से माप नहीं पाती है, इसलिए वहां पर ये प्रणाली क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये है अपवाद द्वारा प्रबंध की सीमाएं या हानियां। ठीक है बच्चों, प्रबंध की हमारी दूसरी तकनीक हो गई। पहली तकनीक हमने पढ़ी MBO, दूसरी हमने पढ़ी है MBE, और तीसरी एक लास्ट तकनीक पढ़ेंगे प्रबंध की SM स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट व्यू रचनात्मक प्रबंध। और SM या स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट व्यू रचनात्मक प्रबंध की लास्ट तकनीक के साथ में ये टॉपिक और लेसन दोनों पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लास्ट तकनीक कल से पढ़ेंगे SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।